आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए सीएमए फाउंडेशन चैप्टर जो है वो प्रोबेबिलिटी है, जिसके प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एज यूजुअल अगर आप देखेंगे इसमें हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। दिसंबर 24 का जो है हम पहले करेंगे और फिर धीरे धीरे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते जाएंगे, यानी कि लेटेस्ट वन को पहले डिस्कस करेंगे और जो पुराने क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो धीरे धीरे पीछे की तरफ आते जाएंगे। जैसे लास्ट में शायद 2010 या 2009 के क्वेश्चंस आपके इसमें सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, अगेन इस लेक्चर को, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है अपना बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो कंप्लीट कर ले, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस थ्राइस। देखो अभी स्टार्टिंग है तो मैं आपको अभी से बता देता हूँ, जब भी 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो उसके जो टोटल पॉसिबल आउटकम है या सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस, इसको आप नोट डाउन भी कर लेना। जब आपका 3 सिक्का एक साथ उछाला जाता है तो जो सैंपल स्पेस बनता है वो बनता है एच 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 टी फिर उसके बाद बनेगा एच टी एच एच, उसके बाद टी 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 एच टी 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 एच एच। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इसका अगर कंप्लीट सैंपल स्पेस बनाना है, तीनों बार एच ले लिया, फिर 2 बार एच, 1 बार टी, यानी आपने एक हेड से यहाँ पे टेल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, टेल को इधर शिफ्ट कर दिया और फिर टेल को इधर शिफ्ट कर दिया। फिर इन तीनों को इस तरह से फ्लिप कर दिया, जहां पे हेड है वहां तो टेल लिख दिया। देखो कैसे, मैं एक एक करके बताता हूँ। टी टी टी, फिर यहाँ आ जाएगा टी टी एच, फिर यहाँ आ जाएगा टी एच टी, फिर यहाँ आ जाएगा एच टी टी। सही है, तो ये आपका टोटल सैंपल स्पेस बन गया। जब 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस ये होता है, और उसमें जो टोटल पॉसिबल आउटकम है 2⁻³ उससे कितना हो जाता है, ये 8 हो जाता है। तो देखो इसमें जो सैंपल स्पेस है वो इस तरह से बनेगा, और इसमें जो है वो 2⁻³ से 8 जो है टोटल आउटकम बनेंगे। ये आपका सैंपल स्पेस है कुछ इस तरह से। तो ये अभी स्टार्टिंग हुई है आपका, ये वाला जो मतलब क्वेश्चन हमने करना स्टार्ट किया है, इसलिए मैंने आपको पहले तो इसमें टोटल सैंपल स्पेस बता दिया। आगे भी 3 कॉइन्स को बार बार टॉस किया जाएगा तो उस केस में भी आपको सैंपल स्पेस यही कंसीडर करना है। ठीक है, टी 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 ये हो जाएगा टी एच टी और एच टी टी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ये बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली वन मोर हेड इफ द फर्स्ट टॉस गेट्स हेड, यानी कि दो अनबायस्ड कॉइन इज टॉस थ्राइस, यानी 3 बार टॉस किया गया और फर्स्ट टॉस हेड आ गया, यानी पहले वाले पे हेड आ गया। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। पहले तो आप ये ढूंढो कि कहाँ कहाँ पे फर्स्ट कॉइन पे हेड आ चुका है। एक तो ये वाला आउटकम है, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। इसको हम साइड में लिख लेते हैं, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच और एच टी टी। ये आपके 4 आउटकम है जिसमें पहले से ये पता है फर्स्ट कॉइन जो है उसके ऊपर हेड आ चुका है या फर्स्ट टॉस पे हेड आ चुका है। अब बाकी की जो 2 टॉस की हैं उसमें से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ओनली वन मोर हेड, केवल एक हेड और आना चाहिए, 2 नहीं आने चाहिए। तो देखो उसमें फेवरेबल, ये तो आपके टोटल केस हो गए, यानी यहाँ पे लिखे अगर हम टोटल पॉसिबल आउटकम, तो देखो वो तो कितने हो जाएंगे आपके, 4 हो जाएंगे। वो तो कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पे, 4 हो जाएंगे। और जो फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम, उसमें आपको वो वाला केस लेना है फर्स्ट हेड के बाद एक और हेड आ जाए या फिर एक और हेड आ जाए। देखो ये वाला अनफेवरेबल है, ये भी अनफेवरेबल है, क्योंकि इसके अंदर 2 हेड आ गए और इसके अंदर एक भी हेड नहीं आया। तो आपके फेवरेबल जो है वो 2 है। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इस इवेंट की वो हो जाएगी फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी आंसर 1/2। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 0.5। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, यानी 76 नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं 75 पे। इसमें देखो आपको पीए का वैल्यू दे रखा है, पीबी का वैल्यू दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, दिस इज बी अपॉन ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी चाहिए। तो पहले तो मैं आपको फॉर्मूले बताऊं,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, इसको ए इंटरसेक्शन बी भी बोल सकते हैं, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए को हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सही है। इन दोनों में आपस में क्या रिलेशनशिप होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए में रिलेशनशिप चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। तो ये आपका नया फॉर्मूला बन गया और इससे आप कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू ये वाला सेक्शन, ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा बी अपॉन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और देखो ये वाला जो पार्ट है वो इधर आ जाएगा। सारी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है, बी अपॉन ए का वैल्यू 4/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है इसको अपन 2/1 करेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, यहाँ पे रखेंगे। अब ये कितना हो रहा है, 4 2 जा 8 2 जा 16 अपॉन 9 3 जा 27, तो 16/27 इसका करेक्ट आंसर है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ बॉक्स कंटेन 5 रेड एंड 3 वाइट बॉल्स। ये बॉक्स है, इसके अंदर आपकी 5 रेड और 3 वाइट बॉल है। 2 balls are drawn at random simultaneously from the box. Find the probability of 2 ball getting the same color. यानी कि आपके टोटल कितनी बॉल्स है, 8 बॉल्स है। देयर आर टोटल 8 बॉल्स। ठीक है। इन 8 बॉल्स में अगर आपने 2 बॉल को सेलेक्ट किया तो 2 बॉल के सेलेक्ट करने पर दोनों बॉल रेड रेड होनी चाहिए या फिर दोनों बॉल वाइट वाइट होनी चाहिए। पूरे प्रोबेबिलिटी में और आगे जब आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन के भी PYQs देखेंगे आपको मिल जाएंगे, तो उसमें भी जब भी देखो आपको हिंदी में या का सेंस आता है जिसको इंग्लिश में और बोला जाता है तो वहां पे हम प्लस लगाते हैं, और जहां पे भी हिंदी में और बोलते हैं इंग्लिश में एंड इसका सेंस आ जाता है तो इसको मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। कैसे, देखो मैंने आपको बताया अगर आप इसमें से 2 बॉल निकालोगे तो पहली बॉल भी रेड होनी चाहिए एंड दूसरी बॉल भी रेड होनी चाहिए, तो बीच में मल्टीप्लीकेशन आएगा। पहली बॉल भी वाइट, दूसरी बॉल भी वाइट, तो ये दोनों केस या के साथ ही तो आएंगे, या तो दोनों रेड होनी चाहिए या फिर दोनों वाइट होनी चाहिए, और बीच में आ जाएगा प्लस का साइन। ठीक है। अब आपके पास रेड बॉल कितनी है, 5 है। ठीक है ना, तो 5 में से कोई सी भी 2 रेड बॉल आ जाए 5C2, ये कॉम्बिनेशन आना चाहिए। अगर दिक्कत आती है तो आप कॉम्बिनेशन को अच्छा करो, कॉम्बिनेशन वाला पोर्शन जो है वो प्रोबेबिलिटी में बार बार आता है। 5 में से 2 बॉल सेलेक्ट करिए और दोनों बॉल जो है आपकी कैसी हो जाएगी, रेड हो जाएगी। टोटल पॉसिबल आउटकम 5 और 3 8, 8 में से कोई सी भी 2 बॉल सेलेक्ट करना, या फिर दोनों वाइट हो जाए तो वाइट तो इसमें से होगी, ये हो जाएगा आपका 3C2 अपॉन 8C2। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 5C2 को 5 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 8 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 2 अपॉन 8 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 2, ये 1 2 1 2 1 2 1 2 चला जाएगा, ये तो हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 6, ऊपर तो आ जाएगा 26 और नीचे देखो ये भी 56 है, ये भी 56 है। अगर हम इसको 2 से कैंसिल आउट कर दे तो ये कितना बन जाएगा, जो अपना आंसर है 2 13 जा और 2 28 जा, 13/28 इसका करेक्ट आंसर है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आपका 74 नंबर का क्वेश्चन है। 73 अनबायस कॉइन। अनबायस का मतलब देखो वो सिक्का होता है जिसमें एक तरफ हेड होता है एक तरफ टेल होता है। एक रिग्ड कॉइन भी होता है जिसको हम बायस्ड कॉइन भी बोलते हैं, तो उसमें सबकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होती, इक्वल नहीं होती, यहाँ पे सेम होगी। ठीक है ना, तो अनबायस्ड कॉइन ही लिखा हुआ रहेगा, 3 बार उछाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल दिया था बार बार अगर हम ये बनाएंगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। कम से कम 2 हेड आ जाए, कम से कम 2 हेड का मतलब है 2 हेड भी चलेंगे और 3 हेड भी चलेंगे। तो देखो यहाँ पे एक तो ये वाला केस है 3 हेड, ये आपके 2 हेड हैं,
है ना। इसको अगर मैं चलो नेक्स्ट पेज पे एक बार और बना देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाले में फिर उसको रहने देंगे। एच एच एच, एच एच टी, फिर बनेगा एच टी एच और टी एच एच। देखो ये वाला केस तो है आपका 3 हेड का, या फिर इसको बोलते हैं जीरो टेल, या तो तीनों हेड है या जीरो टेल है। ये तीनों केस वो केस हैं जिसके अंदर 2 हेड है या 1 टेल है। इसके बाद अगर आप इनको रिवर्स करते हैं तो टी टी टी, फिर ये बनेगा आपका टी टी एच, टी एस टी और एस टी टी। तो ये वाला वो केस है जिसके अंदर 1 हेड या फिर 2 टेल है, और यहाँ पे आपके 0 हेड या फिर 3 टेल है। देखो आप 3 2 1 और 0 0 1 2 और 3, इस तरह से ही चलेगा। तो ये आपका टोटल सैंपल स्पेस हो गया। अब आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। तो 2 हेड भी चलेंगे उसमें और 3 हेड भी चलेंगे, मतलब दोनों चीजें पॉसिबल है। तो 2 हेड वाले तो ये 3 केस हो गए और 3 हेड वाले ये हो गए। तो फेवरेबल कितने हो गए 4, और टोटल पॉसिबल आउटकम 8। तो करेक्ट आंसर 4/8 को सिंप्लीफाई करेंगे 1/2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक। 72, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 52 संडे इन अ लीप ईयर। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है ना। नहीं एग्जैक्टली ये वाला नहीं है। देखो यहाँ पे 53 संडे वाला रिपीट हुआ है, तो मैं आपको पहले तो क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53, ये 52 वाला है, इसको सॉल्व करेंगे अभी, है ना। 53 अगर आपको ये बोले संडे, या फिर आपको बोले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी बोले, अगर 53 संडे से लेकर कुछ भी बोले, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है 1/7 होती है। कौन से ईयर में? ऑर्डिनरी ईयर में। इसको बोला जाता है ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर का मतलब, ऑर्डिनरी ईयर का मतलब होता है जो 365 का डेज का होता है ना। और अगर आपसे बोले लीप ईयर, तो लीप ईयर में प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 ये जो होगी ये 2/7 हो जाती है। क्यों हो जाती है ये आगे वाले क्वेश्चन में ही बता दूंगा, अभी भी मैं आपको बता देता हूं। किसी भी साल में अगर आपके ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, तो उस केस में क्या होगा, पूरे आपके 52 हफ्ते तो कंप्लीट हो जाएंगे, एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा, सिंगल 1 डे। वो 1 डे ही डिसाइड करेगा। अगर मान लो 1 डे संडे हो गया, पूरे साल में 52 हफ्ते तो कंप्लीट होते हैं, 52 वीक्स, यानी 52 संडे मंडे ट्यूसडे सब 52 टाइम्स तो मिनिमम आते ही हैं। लेकिन जब एक दिन एक्स्ट्रा रह जाता है, यानी ऑर्डिनरी ईयर में, तो 1 डे अगर मान लो संडे हो गया, तो 52 तो पहले ही आ गए थे, एक और हो गया, तो 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी 1, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा था, एक अपॉर्चुनिटी और है। और उस एक अपॉर्चुनिटी के लिए कितने उम्मीदवार हैं, कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? 7 ऑप्शंस है। तो हर किसी की प्रोबेबिलिटी 1/7 हो जाएगी, संडे की भी 1/7, इस तरह से। आ रही बात समझ में? तो ये आपका 365 डेज में, और 366 डेज जब होते हैं, 366 डेज, तो देखो उस केस में 52 हफ्ते तो आपके कंप्लीट होते ही हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाता है। तो वो जो 2 दिन होते हैं, वो 2 ऑप्शंस के लिए 7 उम्मीदवार है, यानी कि 7 ऑप्शंस अवेलेबल है संडे से लेकर सैटरडे तक। ठीक है, तो उसका जो फेवरेबल 2/7। अब आपसे ये पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 52 संडे। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडे मंडे कुछ भी पूछे, संडे मंडे कुछ भी पूछे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, तो वो क्या होता है, टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है जिसको हम 1 बोलते हैं, उसमें से हम माइनस कर देंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, इसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। और ये कौन से ईयर के लिए बोल रहा है? देखो आपको ऑर्डिनरी ईयर के लिए ही बोल रहा है, देख सकते हो आप, सॉरी लीप ईयर के लिए बोल रहा है। ऑर्डिनरी ईयर के लिए होता तो दूसरा आंसर होता, तब तो ये करते, लीप ईयर के लिए बोल रहा है। तो लीप ईयर की अगर यहाँ पे बात करें, ये रहा आपका लीप ईयर। इसको लीप ईयर की अगर बात करें, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 दिस डेज इन लीप ईयर, वो होता है आपका 2/7। इसको अगर माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5/7। ठीक।
अगर यही क्वेश्चन आपको लीप ईयर की जगह ऑर्डिनरी ईयर का बोलता तो 1 - 1/7 से आंसर क्या आ जाता? 6/7। तो ये इसका करेक्ट आंसर है और एक्सप्लेनेशन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट पास इन अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स आर दिस रेस्पेक्टिवली, यानी वो अकाउंट्स में अगर पास हो जाएगा, अकाउंट्स में अगर पास हो जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, और इकोनॉमिक्स में अगर पास हो जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट पासेस ओनली वन ऑफ टू सब्जेक्ट्स? केवल वो एक में पास होना चाहिए, एटलीस्ट एक में नहीं बोला, केवल एक में पास होना चाहिए। तो देखो क्या क्या चीजें बनेगी। ए में पास हो जाए, अकाउंट्स में पास हो जाए, एंड एंड का मतलब मैंने बताया था मल्टीप्लीकेशन। दूसरा जो इकोनॉमिक्स है उसमें फेल हो जाए। मैं अगर आपसे यहाँ कहूँ अकाउंट्स में फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, तो उसको क्या करते हैं 1 - 0.5 से 0.5 आ जाएगा। और अगर आपसे बोले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पासिंग और फेल्ड इन इकोनॉमिक्स, 1 में से माइनस कराएंगे तो ये आ जाएगा 0.4, 1 - 0.6 0.4 आ जाएगा भैया। सही है। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज भी आपके पास आ चुकी है, इसमें कोई दिक्कत? चलते हैं आगे। देखो इसने ये बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, दोनों में से एक में ही पास होना चाहिए, अकाउंट्स में पास, इकोनॉमिक्स में फेल, या फिर अकाउंट्स में वो फेल हो जाए और इकोनॉमिक्स में पास हो जाए। बीच में मल्टीप्लिकेशन क्यों लगाया? क्योंकि आगे आप देखोगे, आपका बेसिक तो पता ही होगा कि ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स और हैं। पीए का वैल्यू देखो कितना है 0.5, और ई बार का वैल्यू है 0.4, प्लस ए बार का वैल्यू कितना है 0.5, और ई का वैल्यू कितना है 0.6। तो ये तो है आपका 0.2 और ये है आपका 0.3। दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.5 यानी 1/2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, ये आपका 71st क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 70। ए बी सी आर इक्वली लाइकली इवेंट्स, इसका मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये जीरो हो जाएगा, तीनों एक साथ भी नहीं हो सकते, और एग्जॉस्टिव भी है। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका सम 1 आएगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू? देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जब तीन इवेंट्स आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होते हैं तो ए यूनियन बी यूनियन सी पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी के बराबर हो जाएगा। ये तीनों के बराबर होगा, और इसका सम किसके बराबर होगा? इसका सम जो होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको इवेंट जो है वो इक्वली लाइकली भी दे रखे हैं। इक्वली लाइकली का मतलब है तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो वैसे ही सोच लो, ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, तभी तो 1 आएगा सम। नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो पी ए प्लस पी ए, क्योंकि ये तीनों बराबर हैं, इसको हम पी ए के इक्वल सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ पी ए इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपका पी ए इज इक्वल टू 1/3। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 1/3, ऑप्शन डी। पी ए का वैल्यू अगर पी बी पूछता है तो उसका सम भी इतना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 69। अगर कोई इवेंट ए है तो व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर होती है। अगर वो श्योर इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ए के बराबर होती है, सॉरी 1 के बराबर होती है। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 से 1 के बीच में होती है, कुछ इस तरह से। 0 होती है इम्पॉसिबल इवेंट में, 1 होती है श्योर इवेंट में। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, 0 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी। 1 होगा तो उसको हम श्योर इवेंट बोलते हैं, बाकी 0 से 1 के बीच में ही होगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेस थ्योरम का है, और इसमें आपको B1 और B2 की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ दे रखी है। इसको हम ये है ना, और A/B1 दे रखा है, A/B2 दे रखा है यूजिंग बेस थ्योरम। आपको देखो इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए बेस थ्योरम का।
अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 अपॉन ए, यही तो पूछा है, इसको बोला जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, जबकि ए ऑलरेडी हैपन, ए हो चुका है। सही है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको फ्लिप करके लिखते हैं पहले, ए अपॉन B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 अपॉन, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 प्लस B2 के लिए भी आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2। ठीक है, सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए अपॉन B1 का वैल्यू है 1/3 इंटू B1 का वैल्यू है 1/2 अपॉन, यही चीज यहाँ जाएगी 1/3 इंटू 1/2 प्लस ए अपॉन B2 का वैल्यू है 2/3 और B2 का वैल्यू है 1/2। देखो ऊपर और नीचे 3 2 जा 6 6 6 चला जाएगा, ऊपर तो 1 इंटू 1 1 रह जाएगा और ये रह जाएगा 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 1 2, तो आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है, सिंपल है। तो 68 का आंसर डी। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको बेस थ्योरम का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब परफेक्ट कॉइन 3 बार उछाला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। अभी मैंने आपको बताया था, लिख देता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड। देखो 0 हेड का मतलब तो ये होता है तीनों टेल आ जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1/8, 1 हेड की होती है 3/8, इसकी भी 3/8 और 3 हेड की होती है 1/8। यहाँ पे एग्जैक्टली 2 हेड बोला है, एग्जैक्टली 2 हेड का मतलब है ये वाली प्रोबेबिलिटी, तो 3/8। आप सैंपल स्पेस देखना, मैंने पहले 2 बार बना रखा है, उसमें 2 हेड आने वाले फेवरेबल जो आउटकम है वो 3 ही है। मैंने बोल दिया कि देख लेना, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये रहा, तो ये वाले 3 केस है जिसमें एग्जैक्टली 2 हेड आ रहे हैं, बाकी और किसी में नहीं है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन बता दिया, 67। ठीक है, 66 की तरफ चलते हैं। परफेक्ट डाई इज थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर और ए मल्टीपल ऑफ 3। किसी भी डाई को रोल करते हैं तो उस पर क्या क्या नंबर आ सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, और इसमें आपको इवन नंबर चाहिए, इवन 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। मल्टीपल ऑफ 3 में एक 3 भी आता है और एक 6 भी आता है। तो देखो फेवरेबल जो है वो आपके 4 आउटकम हो गए, 2 3 4 और 6। इसमें इवन नंबर भी आ गए और मल्टीपल ऑफ 3 भी आ गए। तो फेवरेबल कितने हुए 4, टोटल कितने हुए 6। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2/3। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट 66 का। 65, अ card drawn at random from a well-shuffled pack of 52 card, what is the probability of drawing a queen or king of a spade। देखो स्पेड जो होते हैं वो आपके कितने होते हैं 13, लेकिन उस क्वीन ऑफ स्पेड जो है, यानी कि इसको ऐसा बोल सकते हैं, देखो स्पेड का मतलब होता है हुकुम, हिंदी में हुकुम बोलते हैं। तो हुकुम का जो रानी है और हुकुम की जो हुकुम का जो बादशाह है, दोनों क्या होते हैं, एक एक होते हैं। तो या तो किंग आ जाए या क्वीन आ जाए, तो एक पे ये रहा और एक ये रहा। तो फेवरेबल कितने हो गए, 2 कार्ड हुए। और टोटल कितने कार्ड्स होते हैं एक पैक ऑफ कार्ड में, 52। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 1 जा 2 26 जा, आंसर आ जाएगा 1/26। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आपका 65th क्वेश्चन हो गया। 64, अगर 2 इवेंट इंडिपेंडेंट है तो कौन सी कंडीशन सही है। ध्यान से सुनना, इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन जो होती है वो ये होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये इंटरसेक्शन की कंडीशन होती है, सॉरी इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन होती है। अब आपको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन सेम यही वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आपने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर इसने ही बोला इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसकी जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, यही वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
और इसको डिवाइड करा देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से, तो ये देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, पी ए रह जाएगा, यानी कि ये आंसर। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलो ये 64 हो गया, आगे बढ़ते हैं। 63 63 में अगेन आपको अभी जो था डिपेंडेंट इवेंट या फिर इसको कंडीशनली प्रोबेबिलिटी भी बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का वैल्यू पूछा है। इसका वैल्यू क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो गिवन है बट ए इंटरसेक्शन भी गिवन नहीं है, लेकिन आपको एडिशन थ्योरम का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो एडिशन थ्योरम सब्स्टिट्यूशन है, मतलब एक के बाद एक से दूसरे फॉर्मूले, दूसरे से तीसरा। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो आपको ये चाहिए, यही तो चाहिए, तो इसको तो आप उठा के इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हो जाएगा आपका पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यही होगा। अब यहाँ पे टी ए का वैल्यू कितना है? 1/2 प्लस 1/3 माइनस 7/12, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 12। 6 प्लस 4 माइनस 7, 10 माइनस 7, ये हो जाएगा 3/12, और 3/12 को अपन क्या बोलते हैं भाई? 1/4। सही है, ये हो जाएगा 1/4। इस 1/4 को, अरे इस 1/4 को हम यहाँ रख देते हैं। ये देखो 1/4 आपका इंटरसेक्शन का वैल्यू और पीबी का वैल्यू कितना रखा था? 1/3। रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएंगे 3/4। यही आपका करेक्ट आंसर है ए अपॉन बी का, 3/4। 63 चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसमें से 7 या 8 क्वेश्चंस आते हैं। आप अगर काउंट करेंगे तो देखो मैं आपको, जैसे दिसंबर अभी, अरे आगे क्यों चल रहे हैं हम, जून 1 2 3 4 5 6 7 8, भैया 8 क्वेश्चन जो हैं, आप ये देखो आपके 8 क्वेश्चन जो हैं वो प्रोबेबिलिटी से आते हैं। 8 क्वेश्चन यानी 16 मार्क्स का वेटेज है। 16 मार्क्स का जो है अकेला ये वाला चैप्टर है, तो इसको तो अच्छे से करो आप। कौन सा किया था अभी अपन ने? 63। अभी चलते हैं 62। 62 के साथ आपको एक चीज यहाँ पे नोट और करनी है। 62 वाला क्वेश्चन देखो आप, विथ सेम डेटा, विथ सेम डेटा, ये 3 बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन क्या है पहले तो वो देख लेते हैं। 2 perfect dice are thrown simultaneously, what is the probability of getting sum 8 चाहिए आपको। यहाँ पे क्या दे रखा है? what is the probability of getting sum of 8। अगर 2 डाइस को रोल करा, पहले ये जून 24 में और उससे पहले दिसंबर 16 और मार्च 15, 3 बार पूछा होगा, इसमें भी टोटल आपको 8 चाहिए 2 डाइस को रोल करने पर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन 8 तो 22 जब करेंगे हम तो वहां पे उसको दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे, यही सोल्यूशन है इसका। 5/36, 5/36, इसको भी आप ठीक कर लो, ये गलती से हो गया, इसका भी आंसर 5/36। अब ये कैसे आता है उसको पहले समझो। आपको 2 डाइस को रोल करने पर, 2 डाइस को रोल करने पर पूरा टेबल याद होना चाहिए ये वाला, ठीक है ना? तो देखो सम जो है आपका किस किस तरह से आ सकता है। 2 डाइस को रोल करने पर सम 2 भी आ सकता है, 3 4 5 आ सकता है, 6 7 8 9 10 11 और 12, ये आपके सम आ सकते हैं। और इसके जो फेवरेबल केस होते हैं, जैसे 2 आता है तो उसका एक ही केस होता है, ऐसे चलता है ये 1 2 3 4 5 6 7। सही है? नहीं, गलत है। 6 के बाद वापस से रिवर्स ऑर्डर चलेगा, 1 2 3 4 5 6, अब रिवर्स ऑर्डर 5 4 3 2 1। ये आप ये रट लो, याद कर लो, अच्छे से समझ लो। क्यों? क्योंकि
ये आपको कई क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। अब आपसे ये पूछा है यहाँ पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज इक्वल टू 8। तो सम जो है वो 8 आ जाए, उसके देखो फेवरेबल केस कितने हैं, 5 है, अभी बना के भी दिखा दूंगा। फेवरेबल 5 है, 2 डाइस को रोल करने पर टोटल जो पॉसिबल आउटकम होता है वो 36 होते हैं बेटा, 36। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा 5/36। इसको आप वैसे भी समझ सकते हो, बोले सम 8 जो है वो 5 तरीके कौन कौन से हैं, तो जैसे बना सकते हैं 1 के साथ पेड़ लेंगे नहीं, एक तो 2 5 बनेगा, एक 5 2 बनेगा, एक गलत बोल दिया 2 6 बनेगा और 6 2 बनेगा। देखो दोनों का सम 8 आ रहा है, इसमें भी सम 3 5 और 5 3, फिर बनेगा आपका 4 4। ठीक है, तो देखो ये 5 आउटकम आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, तो फेवरेबल इसमें 5। अगर आपसे बोले सम 2 आ जाए, तो इसके जो फेवरेबल केस होते हैं, इसके जो फेवरेबल केस होते हैं वो आपका एक ही होता है 1,1, यानी 1 + 1 आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो एक ही फेवरेबल केस है। तो करेक्ट आंसर 5/36। बाकी ये और केसेस कैसे बनेंगे रेगुलर क्लास में बताया जाता है, तो वहां से आप समझ सकते हो। ये आपका 62 नंबर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61। इफ फॉर टू म्यूचुअली इफ फॉर द इवेंट्स ए एंड बी पी ए इज इक्वल टू दिस। एक पी ए है, एक पी ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ए और बी क्या होंगे, तो देखो ए और ए कॉम्प्लीमेंट, तो पहली बात तो ये है इन दोनों का सम, इन दोनों का सम आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन किसी भी इवेंट का होना और उस इवेंट का नहीं होना, दोनों की जो प्रोबेबिलिटी का सम है वो हमेशा 1 होता है। सही है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ हो जाएगी, इसकी भी हाफ हो जाएगी, क्योंकि आपको हाफ प्लस हाफ 1 करना है और हाफ हाफ देखो दोनों बराबर है, ये भी हाफ है और ये भी हाफ है, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई इवेंट होगा तो दूसरा इवेंट नहीं होगा, यानी अगर आपसे ये बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट, बेटा इसका वैल्यू हमेशा 0 होता है, और इस इवेंट को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों बोलते हैं उसका रीजन सुनो। पहली बात तो ये देखो आप कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट, जैसे आपने एक डाइस को रोल करा तो ए जो है वो आपने बोल दिया 1 3 5, और ए कॉम्प्लीमेंट वो हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट को ए बार से भी डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा आपका 2 4 6। तो अगर 1 3 5 आएगा तो 2 4 6 थोड़ी आएगा, एक बार इवन नंबर आ रहा है, एक बार ऑड नंबर आ रहा है, तो दोनों आपस में कैसे इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों, जो दो इवेंट एक साथ नहीं हो सकते उसको क्या बोला जाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो इवेंट्स आपके इक्वली लाइकली भी हो गए और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो गए। आप ए बार बोलो चाहे ए कॉम्प्लीमेंट बोलो, एक ही बात है। ठीक है जी, तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चांस ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टिव स्क्रू फ्रॉम वन ऑफ द बॉक्स। आपके पास दो बॉक्स है, ये रहा एक बॉक्स और ये रहा दूसरा बॉक्स, B1 और B2। इसमें से जो डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी है ना, इसको बॉक्स ए और बी बोला है, तो इसको ए और बी चलने देते हैं, ये ए है ये बी है। अगर आपको डिफेक्टिव स्क्रू ए में से लेना है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/5। देखो इसका मतलब ये होता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव स्क्रू फ्रॉम द बॉक्स ए, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव स्क्रू फ्रॉम द बॉक्स बी, वो आपको कितना दे रखा है, 1/6। दोनों बॉक्स हैं, पहले बॉक्स भी तो आप सेलेक्ट करोगे दोनों में से, तो दोनों बॉक्स के यानी पीए की और पीबी की, दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है सेलेक्ट होने की वो सेम है, जिसको अपन बोलेंगे 1/2। इसकी भी 1/2 और इसकी भी 1/2 है। सही है। अ बॉक्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड स्क्रू इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम इट। पहले तो दोनों में से एक बॉक्स सेलेक्ट किया और दोनों में से फिर स्क्रू सेलेक्ट किया गया। इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, यानी ये पहले से पता हो गया कि आपको वो डिफेक्टिव स्क्रू है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इज केम फ्रॉम बॉक्स से, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉक्स ए से आए। तो आपसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स ए, अगर वो डिफेक्टिव पहले से पता है, यानी कि इसका मतलब होता है बॉक्स ए की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इफ इट इज डिफेक्टिव। ये पहले से पता है, एक स्क्रू निकाला, बोले किस में से निकाला, अरे किसी में से भी निकाला हो, डिफेक्टिव निकल गया वो स्क्रू, तो उसके ए में से सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी A/D चाहिए आपको। अब आपको बेस थ्योरम का अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था, तो A/D का जो फॉर्मूला बनेगा
वो क्या बनेगा, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, देखो यहाँ स्पेस कम है, यहाँ लिख रहा हूँ, वो बनेगा, इसको फ्लिप करके लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन, सेम कॉपी पेस्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अपॉन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अपॉन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सबकी वैल्यूज रख देते हैं, छोटी छोटी वैल्यूज है। डी अपॉन ए की वैल्यू 1/5 इंटू 1/2, सही है, ये हो जाएगा 1/5 इंटू 1/2। डी अपॉन बी की प्रोबेबिलिटी है 1/6 और ये है 1/2। ऊपर तो हो जाएगा देखो 1/10। एक काम करते हैं, ये 1/2 इधर से भी कॉमन आएगा और ऊपर भी, तो ये 1/2 1/2 और 1/2 तो गया, ऊपर तो रह जाएगा 1/5 और नीचे रहेगा 1/5 प्लस 1/6। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 30, 6 + 5 11, 1/5 इंटू 30/11, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 6/11। 6/11 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन रिपीटेशन है, दूसरे फॉर्मेट में पूछा था आपसे अभी, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर दो इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पे भी दो इवेंट्स एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है, तो पी एक्स वाई किसके बराबर होगा, पी एक्स इंटू पी वाई। एक के होना, इंडिपेंडेंट इवेंट आर दोज इवेंट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ वन इवेंट डज नॉट इफेक्ट द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनदर इवेंट। ठीक है, 59 डन। आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर इम्पॉसिबल है तो करेक्ट आंसर 0 होगा, अगर श्योर इवेंट बोले तो करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से 1 के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्टली यू कैन पिक द वैल्यूज, 1/4 डिवाइडेड बाय 1/3, करेक्ट आंसर इज 3/4, रेसिप्रोकल कर देंगे, 57 का आंसर। 56, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल, एक ताश की गड्डी है जिसमें से 2 पत्ते निकाले हैं। अब 2 पत्ते कैसे निकालते हैं, एक एक करके निकालो या दोनों एक साथ निकालो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हार्ट्स, ठीक है ना, 2 हार्ट्स निकालने हैं, इसका मतलब ये है कि 13 हार्ट्स में से 2 हार्ट सेलेक्ट करने हैं, तो फेवरेबल आउटकम तो हो जाएंगे 13C2, 13C2, 13 में से आपने 2 सेलेक्ट किए, और टोटल पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे 52C2, सही है। इसको हम लिखेंगे 13 × 12 अपॉन 1 × 2, ये तो 13C2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 52 × 51 अपॉन 1 × 2, कैंसल्ड आउट, 13 1 जा 13 4 जा 4 1 जा 4 3 जा 3 1 जा 3 17 जा, कट पिट के जो रह जाएगा वो सिर्फ रह जाएगा 1/17। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सही है, उसमें कोई दिक्कत होगी ही नहीं, है ना। ये कैंसिलेशन आप देख लेना। चलो 55 वाला देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग द टारगेट, यानी ए ने अगर टारगेट को हिट किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट हिटिंग द टारगेट, यानी बी ने हिट नहीं किया, वो 3/4 है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी अगर आपको चाहिए ए नॉट हिटिंग द टारगेट, 1 में से माइनस करेंगे 1/5 को तो 4/5 आ जाएगा, और बी के हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है 1 में से माइनस करेंगे वो 1/4 आ जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट, यानी दोनों ने कोशिश करी और टारगेट हिट हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो देखो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कम से कम एक जने का टारगेट को हिट करना जरूरी है, एक जना कम से कम टारगेट हिट करना चाहिए। तो एक जना अगर टारगेट हिट करेगा तो उसके लिए क्या क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी वो देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, पहले एक बार मैं लिख लूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखो समझना। टारगेट हिट हो जाए इसका मतलब क्या है, या तो ए हिट कर दे बी नहीं करे, अगर ए ने हिट किया बी ने नहीं किया तो भी चलेगा, टारगेट तो हिट हो गया, बीच में मल्टीप्लिकेशन आएगा, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, या फिर ए ने हिट नहीं किया पी ए बार और बी ने हिट कर दिया,
या फिर दोनों ने हिट कर दिया। तो टारगेट तो हिट हो गया, तो ये तीन तरह से केस बनेंगे। वैल्यूज रख देते हैं, ये हो जाएगा 1/5 इंटू 3/4 प्लस ये हो जाएगा 4/5 इंटू 1/4 प्लस 1/5 इंटू 1/4। देखो इसका एलसीएम तो आपका 20 आ रहा है, सिंपल सा। 5 4 जा 20, ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 1, कितना हो रहा है 8/20। और 8/20 मतलब 4 2 जा और 4 5 जा, 2/5 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ये आपका 55th नंबर का क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। मैंने आपको अभी पहले वाले क्वेश्चंस में 3 सिक्के उछाल के बताए थे, तो 3 सिक्के उछाल के बताया मतलब उसका सैंपल स्पेस बताया था। अभी 2 कॉइन्स को अगर टॉस करेंगे, तो 2 कॉइन्स को टॉस करने पर जो सैंपल स्पेस बनेगा HH, TT, HT और TH, ये 4 पॉसिबल आउटकम बनेगी। सही है। आपसे बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। एक हेड भी चलेगा और 0 हेड भी चलेगा। अब मुझे ये बताओ एक हेड कौन सा है, ये वाला है, और 0 हेड कौन सा है, ये वाला है। मतलब ये तो एक हेड हो गए दोनों, ये 0 हेड हो गए। तो 2 केस तो इसके बन गए और एक केस इसका बन गया। एटमोस्ट 1 का मतलब होता है जिसके अंदर या तो एक हेड आ जाए या एक से कम आ जाए। तो 3 फेवरेबल है और टोटल आपके 4 हैं ही, 3/4 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलो 53। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 3 इफ 2 डाइस आर थ्रोन। सम 3 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो करेक्ट आंसर होता है 2/36। आंसर होता है 1/18। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बोले दो ही केस कौन कौन से हैं। सम आपका 3 आ जाए, तो देखो उसके केस बनेंगे 1,2 और 2,1। अगर आप ऐसे लेके डाइस को 2 बार उछालेंगे या एक डाइस को 2 बार उछालेंगे, तो इस पे 1 आ जाए, इस पे 2 आ जाए, या फिर इस पे 2 आ जाए और इस पे 1 आ जाए। तो दोनों ही केस जो है वो आपके फेवरेबल है। 2/36, 1/18। 52। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ 400 इज दिस। यानी प्रोबेबिलिटी बैड जो एग है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.035 दे रखी है। नंबर ऑफ बैड एग। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी है तो इसको बोला जाता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। सही है। अगर आप फेवरेबल आउटकम चाहते हैं, फेवरेबल आउटकम, तो वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इनटू टोटल, जो भी आउटकम है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एक्स तो 400 है और उसकी प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है, तो ये आपका 400 है और प्रोबेबिलिटी 0.035 है। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना, 14 आ जाएगा, 14 है ना। तो आपके जो उस लॉट के अंदर 400 के लॉट के अंदर जो बैड एग हैं वो कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। देखो ये वाले क्वेश्चन जुलाई 23 में पूछे हुए हैं। जुलाई 23 में 2 पेपर हुए थे, एक सिलेबस 16 के हिसाब से और एक सिलेबस 22 के हिसाब से। ये वाला क्वेश्चन अभी के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी में से ही है। और आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ बोल सकते हैं थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है ना। तो ये वाला उस पेपर में आया था जुलाई 23 में। ये भी मत सोचना यहाँ पे 15-16 क्वेश्चन है आपके जुलाई 23 के, कि बोले इतने सारे क्वेश्चंस आए थे, नहीं। उसमें से आधे क्वेश्चंस आपके एक पेपर में आए थे, आधे क्वेश्चन दूसरे पेपर में। उस टाइम पे 2 पेपर हुए थे। जो पुराने बच्चे थे वो सिलेबस 16 के हिसाब से दे रहे थे और कुछ बच्चे सिलेबस 22 के हिसाब से दे रहे थे, जो नए बच्चे हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी कौन सा गया था, 50 था ना, कोई मिस तो नहीं हो गया। 52 सॉरी, अभी 51। 3 आइडेंटिकल डाइस अगर रोल करेंगे, प्रोबेबिलिटी सेम नंबर। अच्छा 3 डाइस को रोल किया है इस बार, तो सेम नंबर आएगा 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5 और 6 6 6। टोटल पॉसिबल 6 की पावर 3 होता है। ये तो टोटल पॉसिबल और फेवरेबल हो गए 6। तो करेक्ट आंसर आएगा 6/216। इसको सॉल्व करेंगे 1/36। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। आपसे पी ए यूनियन बी दे रखा है। फॉर्मूला ये होता है ए यूनियन बी
इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये एडिशन थ्योरम होती है, अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चंस में भी आपको बताई है। इस पूरे माइनस वाले को इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, आपको यही तो एक्सप्रेशन चाहिए। इस एक्सप्रेशन का सम जो आएगा वो आ जाएगा पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का सम। तो ये आपको दे रखा है 0.8 प्लस 0.1, दोनों को ऐड करेंगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.9। लिख दो इसको, है ना, ऑप्शन ए 0.9। 49 पी ए पी बी पी ए यूनियन बी बी अपॉन ए चाहिए, लिखा फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए वो होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोलो, बी इंटरसेक्शन ए बोलो, एक ही बात है। अब ए इंटरसेक्शन बी चाहिए तो अगेन आपको एडिशन थ्योरम का यूज लेना पड़ेगा। इसको तो मैंने एज इट इज लिख दिया। एडिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ए इंटरसेक्शन बी चाहिए वो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सही है, ये फॉर्मूले मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, सारे आपको मेमोराइज होनी चाहिए अच्छे से। अभी हम वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा 2/5 1/3, 2/5 प्लस 1/3 माइनस 1/2 अपॉन पी ए का वैल्यू वापस से 2/5, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे 30, 5 6 जा 6 2 जा 12 प्लस 10 माइनस 15, कितना आ रहा है, 22 माइनस 15 7, यानी ये ऊपर तो हो जाएगा 7/30 और ये 2/5 रेसिप्रोकल के ऐसे आ जाएगा, 5 1 जा 5 6 जा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7/12, 6 2 जा 12, 7/12 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन हो जाएगा बी। ये आपका 49 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट, पी ए दे रखा है, ए यूनियन बी दे रखा है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ये चाहिए। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एडिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग कई बार हमने बोल दिया पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। अब बिकॉज यहाँ पे ये जो इवेंट्स है ये कौन से इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट की कंडीशन ये होती है कि जो इंटरसेक्शन भी है इसको आप लिख सकते हो पी ए इंटू पी बी, ऐसा लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वैल्यूज रख देते हैं। वैल्यूज क्या क्या है, ए यूनियन भी आपको 0.7 दे रखा है, ए कितना दे रखा है आपको 0.4, बी आप एक्स मान लो, माइनस ए कितना दे रखा है आपको 0.4 और इसको एक्स, एक्स में से अगर 0.4 एक्स जाएगा तो ये कितना बचेगा 0.6 एक्स, इसको इधर लेके जाएंगे 0.7 में से 0.3 जाएगा, 0.4 जाएगा, 0.3 रह जाएगा। एक्स का वैल्यू चाहिए 0.3 अपॉन 0.6, ये हो जाएगा 1/2, एक्स मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है 1/2 बोल दो और 1/2 को अपन 0.5 भी लिख सकते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा भाई। सही है। 47 2 dice are rolled or thrown, find the probability sum of faces is not less than 10। देखो सम क्या क्या आता है, 2 से लेकर 12 तक आता है। अब 10 से कम नहीं होना चाहिए, 10 भी हो सकता है, 10 से कम का मतलब है 9 तक नहीं होना चाहिए, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। ये तीनों केस फेवरेबल है जो सम है। इसके जो फेवरेबल केस होते हैं वो 1 होते हैं, इसके 2 होते हैं, इसके 3 होते हैं, तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल फेवरेबल केस जो है वो 6 बन जाएंगे, 3 + 2 + 1 6 हो जाएगा। देखो 12 के कौन कौन से केस बनेंगे, एक ही केस बनेगा 6,6, इसके 2 केस बनेंगे 6 5 और 5 6, और इसके 3 केस बनेंगे 5 5 6 4 और 4 6। तो 6 तो फेवरेबल हो गए और 2 डाइस को रोल करने पर टोटल 36 होते हैं, 6/36 से कितना हो जाएगा 1/6, तो यही करेक्ट आंसर है 47। फिर आएगा 46, 46 में आपको 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए जो कंडीशन होती है ई इंटरसेक्शन एफ वो हमेशा 0 होती है। आप ए और बी लेते हो तो ए इंटरसेक्शन बी 0, बोले इसमें वैल्यूज दे रखी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वैल्यूज दे भी रखी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका आंसर जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में वो कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 हो जाती है। नेक्स्ट 45
From a pack of well shuffled 52 cards, a card is drawn at random. The probability that card is diamond. कार्ड जो है वो डायमंड का होना चाहिए. तो डायमंड कितने होते हैं? 13 होते हैं. 13 डायमंड होते हैं. और टोटल कितने हैं? एक ही कार्ड निकाला है ना. ठीक है, वेरी सिंपल. फेवरेबल तो हो जाएगा 13 और टोटल हो जाएगा 52. तो आंसर हो जाएगा 1/4 सिंप्लीफाई करने पर. तो करेक्ट आंसर है 1/4. 45 का ऑप्शन बी. 44. A random variable x can take the values. ये रहा x कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है? 10, 16 और 20. इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है आपकी 0.4, 0.4 और 0.2. देखो ये वाला क्वेश्चन भी आपका जुलाई 23 में से है, को ओल्ड सिलेबस में है, लेकिन हाँ छोटा सा कंसेप्ट है तो इसको भी आप समझ लो. इन केस कई बार पूछ लेता है छोटा सा क्वेश्चन. जो एग वाला क्वेश्चन था ना जिसमें टोटल 400 एग थे और प्रोबेबिलिटी 0.035 थी, तो उसमें बेड नंबर ऑफ एक्स निकालने थे, तो वो आपका 14 आंसर आया था. उसी तरह का है यहाँ पे, आपको एक्सपेक्टेशन निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है. और देखो एक्सपेक्टेशन को EX बोलते हैं, इसका वैल्यू होता है समेशन PX. बस इतना सा याद रख लो आप, बहुत है. समेशन PX प्रोबेबिलिटी और वेरिएबल दे रखा है, मल्टीप्लाई कराया 4, 6.4 और इसको कराया 4. बस समेशन PX यही एक्सपेक्टेशन है. तो ये हो जाएगा 6 और 4 10 और 4 14, 14.4. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन. ठीक है, इसको याद रख लो आप. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे इंटरसेक्शन था ओरिजिनल पेपर में, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज हो गया, यूनियन होगा, है ना. तो ये आपको ध्यान रखना है. आपको पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार यूनियन B बार. इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. और अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A बार इंटरसेक्शन B बार, तो वो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B. ये आपके डी मॉर्गन्स लॉ कहलाता है ना. ये फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं. याद करने का तरीका AB एक जगह यूनियन आएगा, एक जगह इंटरसेक्शन, एक जगह इंटरसेक्शन तो एक जगह यूनियन. ठीक है. उसके अलावा एक जगह अगर दोनों पे बार आएगा तो एक जगह नहीं आएगा, यहाँ पे बार आएगा तो यहाँ पे नहीं आएगा. अगर ये बार आप उधर शिफ्ट कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम फॉर्मूला बन जाएगा. फिलहाल आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला. आपको चाहिए A कॉम्प्लीमेंट या A बार. कॉम्प्लीमेंट बोलो बार बोलो, बात एक ही है ना, इसमें परेशान नहीं होना. इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, यानी 5/13. सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 8/13. एलसीएम वगैरह लेके आई होप कि इतना तो आप कर पाते. तो ये आपका 43 नंबर है. चलो 43, 42. अनबायस्ड कॉइन 3 बार उछाला गया. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड. देखो अभी अभी मैंने आपको बताया था पहले वाले क्वेश्चंस में 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और मैंने आपको कई बार वो सैंपल स्पेस, ये रहा, फिर से देख लो सैंपल स्पेस. अगर 3 सिक्के उछालते हैं तो 1 हेड आने के जो फेवरेबल आउटकम है वो ये वाले हैं. तो कितने फेवरेबल है? 1, 2 और 3. टोटल कितने हैं? 8. तो बस ये हो गया आपका. एग्जैक्टली आपको कितना चाहिए इसमें? 1 हेड चाहिए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड जो होती है ना वो 3/8 होती है. फेवरेबल होता है HTT, PST और TTH. यही तो होता है. ये फेवरेबल 3 है और टोटल 8 है, तो आपका 3/8 सही है. चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन है आपका नॉन लीप ईयर में. नॉन लीप ईयर का मतलब होता है ऑर्डिनरी ईयर, जो मैंने डिस्कस किया था. आपको अगर 53 ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी बोले, जो अभी मैंने आपको बताई थी, वो 1/7 होती है. और 53 अगर आपको थर्सडे की बोले तो वो भी 1/7 होती है. बीच में किसका सेंस आ रहा है? और का सेंस. और का मतलब क्या होता है? प्लस. तो आप क्या करोगे? 1/7 प्लस 1/7 दोनों को ऐड कर दोगे, ये आपका 2/7 हो जाएगा. और 2/7 प्रोबेबिलिटी ऑप्शन बी हो जाएगा. ठीक है. ये देखो मैंने इस वाले वीडियो में आपको 41 से लेकर और 76 तक ही है या 72 तक है लास्ट. लेट मी कंफर्म. दिस इज 76. तो वो वाले जो सोल्यूशन है वो आपने सारे यहाँ पे देखे हैं. 1 से लेकर 40 तक के सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे. ठीक है ना. तो आप सारे क्वेश्चंस एक बार सॉल्व कर लेना बिना देखे, अपने इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल सॉल्व कर लेना, और बस उसके बाद आपकी तैयारी जीत की हो जाएगी.
ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप नीचे मैसेज कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके बताएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।